तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व सिंपल ऑर्गेनिज्म और हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम अपना रोल कैसे प्ले करती है और तो कौन से एलिमेंट्स है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सहायक करते हैं, वो हम संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हायर जो ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन, उनमें जो है ब्लड एज ए सर्कुलेटरी एलिमेंट्स के तौर पर कार्य करता है। और जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है स्पॉन्ज का, तो उनमें जो है वाटर जो है वह सर्कुलेटरी एलिमेंट्स के तौर पर कार्य करता है। तो अभी हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनमें सर्कुलेशन अपना रोल प्ले कैसे करती है। तो देखिए, अब हम डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑस्टिया लिखा है और ऑस्कुलम लिखा है। अब इनका क्या अर्थ हुआ? तो देखिए, जो स्मॉलर ओपनिंग है उसे हम कहते हैं ऑस्टिया, और जो लार्जर ओपनिंग है जैसा आप देख सकते हैं उसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए, यह हो गई आपकी ऑस्टिया, ठीक है। और इनके ऊपर जो है वह कॉलर सेल की लाइनिंग होती है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। यह है कॉलर सेल की लाइनिंग है, इसे हम कहेंगे कॉलर सेल की लाइनिंग। और यह जो है कॉलर सेल है, और कॉलर सेल का जो टेल है उसे हम कहेंगे फ्लैजेला, उसे हम कहेंगे फ्लैजेला। अब फ्लैजेला का भी एक विशेषता है। फ्लैजेला का महत्व क्या है कि जैसे ही यहाँ पर वाटर, क्योंकि ये स्पॉन्ज कहाँ रहता है, समुद्र में रहता है, महासागर में रहता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जैसे ही वाटर आएगा तो यह फ्लैजेला जो है वो अपने मूवमेंट की वजह से इस वाटर को बॉडी के भीतर लाने की कोशिश करता है। और यहाँ वाटर के साथ जो है कुछ मात्रा में ऑक्सीजन और फूड भी आएगा। अब ये सी में है, इसलिए सी फूड के तौर पर क्या आएगा, तो वो आएगा प्लैंकटन। तो क्या आएगा, प्लैंकटन। ये प्लैंकटन जो है वह एनिमल और प्लांट के स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही यह वाटर फूड और ऑक्सीजन के साथ फ्लैजेला के संपर्क में आता है तो मूवमेंट थ्रू वाटर तो बॉडी के भीतर धकेल दिया जाता है, और साथ में जो है फूड, यह जो फ्लैजेला है उसे अपने साथ ट्रैप कर लेता है और उसे फिर बॉडी में वह बॉडी के भीतर डाल देता है। तो फिर होता क्या है कि यह सब होने के बाद यहाँ पर मैकेनिज्म शुरू होता है स्पॉन्ज के भीतर, ठीक है। जैसे हमने अगर फूड ले ली और ऑक्सीजन ले ली, तो जैसे हमारे बॉडी में मैकेनिज्म शुरू होता है, तो ठीक उसी प्रकार से समझिएगा कि स्मॉल स्पॉन्ज में भी यहाँ पर एक मैकेनिज्म शुरू होता है। और उसके बाद यह जो भी फूड मटेरियल्स है उसका क्या बनेगा, उसका बनेगा वेस्ट, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह दोनों जो है फिर से वाटर के माध्यम से, जैसे यहाँ पे वाटर आ गया, उसके माध्यम से ऑस्कुलम में से बाहर चले जाते हैं वाटर के साथ। तो क्या आएगा वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट बॉडी में से बाहर आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा है, हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और पढ़ते वक्त क्या देखा कि वाटर जो है वह सर्कुलेटरी एलिमेंट्स के तौर पर कार्य कर रहा है स्पॉन्ज में, और साथ में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन और फूड भी आ रहा है, और वाटर के साथ ही क्या जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट भी जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्ज और कोइलेंट्रेट में वाटर जो है सर्कुलेटरी एलिमेंट्स का रोल प्ले करता है। तो चलिए, अब हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमने पहले भी देख लिया है, लेकिन फिर एक बार हायर ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेशन कैसे होता है ब्लड के माध्यम से फिर से एक बार देखने की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड जो है वह सर्कुलेटरी एलिमेंट्स के तौर पर कार्य करता है। और यदि हम डायग्रामेटिक देखें तो आप देख सकते हैं कि यह हार्ट है और यह है आर्टरी जो हार्ट में से निकली है, और कहां तक आप पूछिए, कैपिलरीज में। यह है कैपिलरीज, ठीक है। तो क्या होता है कि आर्टरी अपने साथ ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेकर आती है, कैपिलरीज तक लाती है, और कैपिलरीज इन्हें टिश्यू तक सप्लाई कर देती है। उसके बाद क्या होता है कि टिश्यू के पास अब ब्लड आ चुका है, वह कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसने दिया है, आर्टरी ने दिया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यह जो ऑक्सीजन है वह टिश्यू अपने पास रख लेता है, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी रख लेता है। और उसके बाद जो है यहाँ का ब्लड जो टिश्यू में आ चुका है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के तौर पर, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के तौर पर वह जो है कैपिलरीज के माध्यम से वेन में धकेल दिया जाता है, और फिर वेन जो है यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हार्ट तक। और यहाँ पर क्या होता है हम देख चुके हैं,
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है बॉडी में से बाहर निकल दिया जाता है और ऑक्सीजन को इनटेक कर लिया जाता है। मतलब यह जो क्रिया है वह कौन सी क्रिया है, वह रेस्पिरेशन की क्रिया आगे फॉरवर्ड हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी ब्लड यहाँ से वेन में गया है पर टोटली 100% ब्लड रिमूव नहीं होता, तो वहां पर लगभग जो है 85% ब्लड जो है यहाँ से टिश्यू में से वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वेन्स में ढकेल दिया जाता है और यह वेन जो है हार्ट तक उस ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए लेकर जाती है। लेकिन जो बचा 15% है या 15% जो ब्लड या यूं कहे कि टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर रिमेनिंग है, अब उसे यहाँ से फिल्ट्रेशन के लिए लेकर कौन जाएगा। अब यदि वह ब्लड यहाँ पर रह जाए तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई डिसीज तैयार हो जाए, हो सकता है वो टिश्यू को इन्फेक्ट कर दे, सूजन आ जाए, या फिर कोई फॉरेन बॉडी की वजह से यहाँ पर तरह तरह के डिसीज तैयार हो जाए। तो अब तब एंट्री होती है वहां पर एक नई सिस्टम की, जिसे हम कहते हैं लैम्फेटिक सिस्टम की, जानते हैं उसे हम कहेंगे लैम्फेटिक सिस्टम। तो देखिए यह जो लैम्फेटिक सिस्टम है, यहाँ पर इसके पास होता है नोड, ठीक है। यह जो गार्ड टाइप आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नोड, और यह जो है वह है लैम्फेटिक वेसल्स। तो होता क्या है कि यह जो लैम्फेटिक वेसल्स है, यहाँ पर जो भी यह 15% रिमेनिंग टिश्यू फ्लूइड था उसे अपने साथ लेकर जाती है सबसे पहले नोड तक, और नोड के पास होता है एक स्पेशल पावर होती है, उसे हम कहेंगे लैम्फोसाइट्स, उसे हम कहेंगे लैम्फोसाइट्स। और यह लैम्फोसाइट्स की वजह से ही यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, यूं कहें कि फॉरेन बॉडी होती है, उनको फिल्टर करने का या यूं कहें कि उनको किल करने का कार्य लैम्फोसाइट द्वारा होता है। और जैसे ही नोड में यह कार्य संपन्न हो गया तो यहाँ से ब्लड जो है फिर से वेन में धकेल दिया जाता है और फिर यहाँ से हार्ट तक वह ब्लड को पहुंचाना कार्य वेन्स करता है। और ठीक इसी तरह से, इसी प्रकार से जो है यह पूरे का पूरा जो साइकिल है रिपीट होता जाता है। और जैसे ही यहाँ पर लैम्फोसाइट्स द्वारा उन बैक्टीरिया और वायरस को किल कर दिया जाता है, तो तब यहाँ से जो ब्लड है वह वेन में यहाँ पर छोड़ दिया जाता है और फिर यहाँ से जो है वह हार्ट तक ब्लड को पहुंचाने कार्य वेन्स करता है। और आप देख सकते हैं उसके बाद जो है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है और यह जो पूरी साइकिल है अपने बॉडी में यह क्रिया चलती रहती है। तो अब चलिए हम जानते हैं लैम्फोसाइट्स के बारे में। लैम्फोसाइट क्या है और उसके प्रकार क्या है, हम संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम अभी लैम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लैम्फोसाइट को हम कहते हैं WBC, यानी कि लैम्फोसाइट जो है वह WBC का ही एक पार्ट है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लैम्फोसाइट को दो भागों में डिवाइड किया है, एक है एडेप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा भाग है इनेट इम्यूनिटी। तो देखिए जब हम एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर दो सेल अपना कार्य करती है, उनका नाम है टी लैम्फोसाइट, यूं कहे कि टी सेल, और दूसरी है बी लैम्फोसाइट, यूं कहे कि बी सेल। और यह जो है तभी एक्टिव होती है, यूं कहे कि तभी अपना कार्य करती है जब हमारी बॉडी किसी डिसीज से पीड़ित हो या फिर यूं कहे कि किसी वायरस ने इन्फेक्ट किया हो और उसे मिटाने के लिए हमने कोई वैक्सीन ली हो, तो तभी यह एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है अपना रोल प्ले करती है। और यदि हम इनेट इम्यूनिटी की बात करें तो यह जो है बाय बर्थ, यह जो है बाय बर्थ हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहती है और एनके सेल जो है अपना कार्य इनेट इम्यूनिटी द्वारा प्ले करती है और इन्हीं को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे बीएसएफ जो है, बीएसएफ को हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि जो भी दुश्मन बाहर से आता है पहला बार जो है वह हमारी बीएसएफ, हमारी सेना करती है। तो ठीक उसी तरीके से बॉडी में जो भी पार्टिकल्स आए तो उन्हें उन पर सबसे पहला बार जो होता है वह होता है इनके सेल का, इनेट इम्यूनिटी का। तो इसलिए इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ द बॉडी।